तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिजिक्स। क्या है दोस्तों, वो फिजिक्स है। अब फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, ठीक है दोस्तों। तो आज हम जो ये पढ़ने वाले हैं, इससे पहले दो वीडियो पढ़ चुके थे। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर वीडियो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो थोड़ा लॉन्ग टाइप वीडियो बनाइए। तो उसी को नज़र में रखते हुए उन दोनों को जो पढ़ा चुके थे, आप हालांकि उसको देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, उन दोनों को मर्ज करके इसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है दोस्तों। खैर कोई ना, आपका नज़दीक भी बहुत एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। तो साथ साथ में आप कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और उसको नोट करते जाइएगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है पहला प्रकाश। क्या है दोस्तों, प्रकाश है, वो है प्रकाश। यानी कि आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है लाइट। क्या दोस्तों, लाइट है। एकदम धैर्य के साथ आप लोगों को पढ़ते जाना है, ठीक है दोस्तों। वो है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, LIGHT, ठीक है दोस्तों, ये लाइट है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला चीज जब प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश को पढ़ते हैं तो पहला सवाल मन में उठता है कि ये प्रकाश क्या है ना दोस्तों, कि ये प्रकाश क्या है और ये किस तरह से व्यवहार करता है। अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो कैसे देखते हैं, किसकी भूमिका होती है देखने में, और ये जो भूमिका निभाती है तो ये किस रूप में निभा रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो हम देखते हैं कि सबसे पहला चीज की प्रकाश क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो होता है ना, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा होती है। और उसी ऊर्जा के वजह से जब हमारी आंखों में वो पड़ता है तो उसी के सहारे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर वो सूर्य है। क्या है दोस्तों, सूर्य है। जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, यह मान लीजिए कि सन है, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये अर्थ है। क्या दोस्तों, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ मान लिए। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है वो कैसे होते हुए आती है और इसकी क्या स्पीड होती है, ये स्पीड के बारे में किसने बताया था और किस माध्यम में किसका स्पीड कितना होता है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना जब स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, तो वो किस रूप में आती है, तो वो इस रूप में होते हुए आती है, ठीक है दोस्तों। वो इस रूप में होते हुए पृथ्वी पर आती है। यानी कि ये जो आ रही है इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यह चीज तो हमको पता चल गया कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है, यानी कि तो वो कैसे होते हैं, मतलब वो किस रूप में आती है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। कैसे आती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। और ये सतह से आने से पहले, वायुमंडल में आने से पहले ये प्रकाश जो यहाँ पर इससे पहले जो होती है वो वहां पर हवा नहीं होती है, जिसको कि हम इसको निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको निर्वात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम निर्वात कहते हैं। तो बात आता है कि ये निर्वात क्या है, तो जहां पर हवा की बिल्कुल उपस्थिति नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको निर्वात कहते हैं। और इसी निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है कितना होती है दोस्तों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो वो निर्वात में होती है, ठीक है दोस्तों। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो जैसे कि ये प्रकाश अब वायुमंडल में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे वायुमंडल में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इस स्थिति में प्रकाश पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात प्रकाश की चाल में कमी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि वायुमंडल में आई तो इसकी चाल क्या होगी, धीरे धीरे कम होते जाएगी, इसका स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे ये कम होते हुए जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट मिला कि प्रकाश क्या है। तो इसका पहला पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए देख लिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का आशय है दृश्यता। क्या है दोस्तों, दृश्यता है, अर्थात हम इसी दृश्यता से यानी कि इसी के वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है।
तो आप वो भी पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरा पॉइंट लिखेगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश पृथ्वी पर जो आती है कैसे आती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। तो यूं लिख देते हैं इसको, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, ये तरंग है, लिख दिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सूर्य से यहाँ जो मान लिया कि ये पृथ्वी पर अब आ गई, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना कुछ तो समय लगा होगा ना। तो वो कुछ तो समय लगा होगा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये प्रकाश को आने में यहाँ पर लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके जगह पे कहीं पे 19 सेकंड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है तो ये दोनों में है, ये मिनट और सेकंड दोनों में है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड में कितनी होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो कितने सेकंड लगता है। तो सिर्फ सेकंड में लगता है 500 सेकंड। अगर 8 मिनट 20 सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो ये लगा 500 सेकंड। कितना लगा दोस्तों, 500 सेकंड लगा। अब इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं खुद, जैसे कि ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल में, इसी को लेके चल रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो 8 मिनट है इसको हम 60 से गुना कर देंगे, अब प्लस में जो 20 सेकंड है इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, अब प्लस में कितना हो जाएगा, अब 20, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 500 सेकंड। कितना हो गया, 500 सेकंड हो गया। चलिए ये तो हम देख लिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 500 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उसके बाद क्या था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह जो है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रकाश जो है एक प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ये। और ये कब उदाहरण होता है, जब ये वायुमंडल में होता है। कहां पर होता है दोस्तों, जब ये वायुमंडल में होता है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, ये भी तो देख लिए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। आप लोग तो जानते ही हैं आइंस्टीन को, कि आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। खैर उसको हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश एक छोटे छोटे बंडल या कणों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइंस्टीन ने क्या बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या गुच्छों के रूप में चलती है जिसे फोटोन कहा गया। जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है, ये आइंस्टीन साहब ने बताया कि प्रकाश एक छोटे छोटे बंडल या कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। या देखिएगा इस फोटोन को, ये जो फोटोन है इस फोटोन को ऊर्जा का पैकेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा का पैकेट किसको कहते हैं, तो इसी फोटोन को ही कहा जाता है। यहाँ देखिएगा आइंस्टीन साहब ने एक और बहुत सारे थ्योरी दिए हैं जिसमें से एक प्रचलित है जिसका नाम है E=mc²। क्या दोस्तों, E=mc²। तो ध्यान रखिएगा आइंस्टीन साहब को नोबेल भी मिला था। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन वो इसलिए नहीं मिला था कि इन्होंने E=mc² दिया था, बल्कि इसको इसलिए मिला था
कि आइंस्टीन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था और इसी वजह से उसको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। और कब मिला था? 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और E = mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन साहब ने दिया था। देखिए फोटोन को ऊर्जा का मौलिक कण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फोटोन को ऊर्जा का मौलिक कण भी कहा जाता है। तो ऊर्जा कहा लीजिए या तो प्रकाश कहा लीजिए। क्या लिखेंगे? फोटोन प्रकाश का मौलिक कण है। फोटोन जो है प्रकाश का मौलिक कण है। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लिए कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है? प्रकाश जो है, फोटोन जो है प्रकाश का मौलिक कण है। देख लिए इसको। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर जो आ रही है कैसे होती हुई आती है? तो ये हमेशा सीधी रेखा में आती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है पृथ्वी पर हमेशा किस रेखा में आती है? किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए ये भी देखें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो फोटोन है दोस्तों, ये जो फोटोन है, ये यहाँ पर बीच में फिर से हम फोटोन हेडिंग दे देते हैं। फोटोन, ठीक है। तो फोटोन क्या है? ये क्या है? प्रकाश का छोटे छोटे बंडल या कणों से मिलकर बना हुआ है ना ये फोटोन को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा का पैकेट भी कहते हैं। फोटोन जो है वो गेज बोसोन परिवार का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, ये है गेज बोसोन परिवार का सदस्य है। फोटोन क्या दोस्तों? ये गेज बोसोन परिवार का सदस्य है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और ध्यान रखिएगा, जो फोटोन है इस पर ना तो कोई चार्ज और ना ही कोई आवेश है। तो यूं भी इसको कह सकते हैं, फोटोन पर ना तो कोई आवेश होता है ना ही कोई द्रव्यमान होता है। इसको बोलेंगे या फोटोन के बारे में आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होते हैं। यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है और कोई चार्ज भी नहीं होता है। हाँ, प्रकाश एक प्रकार की उदासीन है। प्रकाश क्या है? ये उदासीन है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश उदासीन है। चलिए ये भी देख लिए कि ये आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो होते हैं वो दोहरी प्रकृति की होती है, एक कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में। तो इसलिए लिख देते हैं इसको। चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या होती है? दोहरी प्रकृति की होती है और वो है पहला कण के रूप में और दूसरा है तरंग के रूप में। पहला है कण के रूप में, दूसरा है तरंग के रूप में। तो ये जो प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डी ब्रोगली, और उन्होंने ही ये बताया कि प्रकाश जो होता है दोहरी प्रकृति की होती है। तो ये प्रकाश दोहरी प्रकृति की तो किसने बताया? तो डी ब्रोगली ने। किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। हालांकि आगे चल के ये जो पता चला कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, तो आगे चल के इस पर बहुत सारे कार्य हुए
और ये जो इस निकला ये कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में। तो ध्यान से देखिएगा, कण के बारे में जो अध्ययन किए थे वो थे न्यूटन साहब, यानी कि कण को ही कणिका सिद्धांत कहते हैं। और इसका जो खोजबीन क्या था, इस पर जो ज्यादा चर्चा हुई थी, वो करने वाले कौन थे? वो थे न्यूटन। तो यूं कह देते हैं कि कण को कणिका सिद्धांत कहते हैं और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। उसके बाद तरंग को ही तरंग सिद्धांत कहते हैं और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, ये कैसे होती है? तो हम इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि आप हम लिख दिए यहाँ पर प्रकाश, चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर लिखे हम प्रकाश। ठीक है दोस्तों, ये हम प्रकाश लिख दिए। तो यहाँ से जब प्रकाश इस रूप में चलता हुआ आगे बढ़ता है, इस रूप में आगे जब बढ़ता है तो इसको चलता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं तरंग। इसको क्या बोलते हैं? तरंग के रूप में ये चलता है, तो इसी को हम कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं तरंग। चलिए देख लिए। और दूसरा जो प्रकाश इस रूप में चलता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हम कण। इसको क्या बोलते हैं हम? कण। इसको बोलते हैं कण के रूप में प्रकाश आगे चल रही है। और यही कण जो है किसने दिया था? न्यूटन ने। कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, तरंग सिद्धांत किसने दे दिया था? तो हाइगेंस ने दिया। किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे क्या देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि पानी। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। तो पहले हम निर्वात का लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हुई थी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। उसके बाद पानी, उसके बाद पानी। तो पानी में जो प्रकाश की चाल है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है कांच। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा, तो उसके बाद देखिएगा नाइलॉन। क्या देखा दोस्तों? नाइलॉन। और साथ साथ में रॉक सॉल्ट, दोनों में सेम होता है। नायलॉन और रॉक सॉल्ट दोनों में सेम होता है। और इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि तारपीन तेल। तो तारपीन तेल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हालांकि बहुत सारा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 19 सेकेंड का समय लगता है। और या इसको भी सेकेंड में बोलेंगे तो 500 सेकेंड का समय लग रहा है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को जो आती है वो किस विधि, मतलब कैसे आती है? वो सीधी रेखा में गमन करती है। याद देखिएगा एक बात और, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी देख लिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? उसका भी यहाँ नाम लिख देते हैं। कि प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम ऑल रोमर। किसने? ऑल रोमर। अच्छा, तो वहां नहीं दिखेगा दोस्तों, हम यहाँ पर लिख देते हैं।
प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ऑल रोमर। ऑल रोमर, ऑल रोमर ने बताया था। ये जो प्रकाश की चाल के बारे में बताया था, ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की जो अध्ययन कर रहा था उसी के संदर्भ में ये प्रकाश की चाल के बारे में खोज किया था, और उसी टाइम बताया था कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों। और ये ऑल रोमर कहाँ के थे? ये थे डेनमार्क के। कहाँ के थे? तो डेनमार्क के थे ऑल रोमर। तो हालांकि बहुत सारा है पॉइंट, अब इसको हम मिटाते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इस बगल होते हैं, उसके बाद हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद जो है हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें से जो छोटा छोटा पॉइंट बच जाता है वो होता है कि जैसे कि आता है पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं? उसके बाद आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, उसके बाद आता है पारभासी। पारभासी, उसके बाद आता है सघन। सघन, उसके बाद आता है विरल। ठीक है दोस्तों। तो इस सब का छोटा छोटा पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, पारभासी माध्यम किसे कहते हैं, सघन किसे कहते हैं और विरल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से एक पार से दूसरे पार आ जा सकती है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी में क्या होता है कि अगर जैसे कि ये बोर्ड है और इस पार हम पढ़ा रहे हैं, उस पार क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, यानी कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरे पार नहीं आ जा सकती, उसको क्या कहेंगे? उसको अपारदर्शी कहते हैं। उसके बाद होता है पारभासी। पारभासी क्या होता है कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो सके, उसको हम पारभासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी इसका परिभाषा देखिए, इसका उदाहरण भी देखेंगे। उसके बाद होता है सघन। तो सघन के लिए क्या होता है कि दो माध्यमों में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, क्या हो? कम हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? विरल कहेंगे। तो आइए हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? जिस माध्यम से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है, आर पार हो सकती है, कोमा पारदर्शी कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से, यहाँ लिख सकते हैं जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें भी लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणें। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सकती है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पारदर्शी। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि आ जाता है हवा। तो हवा देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार आ जा सकती है। उसी तरह से आप देख सकते हैं साफ पानी। ठीक है दोस्तों, साफ पानी ये पारदर्शी का उदाहरण है, ये हो गया साफ पानी। उसी तरह से आप देख सकते हैं कांच या शीशा, ये सब किसका उदाहरण है? ये है पारदर्शी का उदाहरण है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। तो इसका परिभाषा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो लिख देते हैं, जिस माध्यम से होकर
जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है उसे या फिर कोमा अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी कहलाता है। अब इसकी उदाहरण की अगर बात करें तो अपारदर्शी क्या होगा, जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, सब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे लोहा आपका पत्थर हो गया, आपका लकड़ी हो गया, आपका दीवार हो गया, ये सब अपारदर्शी के बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद होता है पारभासी। उसके बाद क्या होता है, पारभासी। तो अभी जस्ट बताया कि पारभासी क्या होता है, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो सके, उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। इसको यूं इस तरह से भी कह सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप में आ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप में आ जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, उसको पारभासी कहते हैं। पारभासी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा, जैसे कि एक शीशा लीजिए और शीशा को पकड़ के घिस दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो गया, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, तो पारभासी के उदाहरण हो गए। तो लिख देंगे घिसा हुआ शीशा। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, एक पेपर लेंगे व्हाइट वाला पेपर लेंगे और उसको क्या करेंगे, सरसों तेल में डुबा देंगे। उसके बाद उसको सुखाने के बाद देखेंगे तो कुछ दिखाई देता है। तो इसका दूसरा भी उदाहरण मिल गया कि तेल लगा हुआ पेपर। ठीक दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि आंख का पुतली हो गया, या आपका रक्त भी हो जाता है, ये सब ये पारभासी का उदाहरण है। आपका जो अब मेन हो जाता है, ये एक नंबर में इसको देख लिए, दूसरा नंबर में इसको, तीसरा नंबर में इसको। उसके बाद आता है आपका सघन माध्यम। क्या आती है, सघन माध्यम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सघन माध्यम के लिए क्या होता है कि दो माध्यम लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक माध्यम है, और ये जैसे कि मान लीजिए कि ये शीशा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, शीशा है, तो ऑलरेडी ये सघन है। ये अंदर की पार्ट क्या है दोस्तों, ये सघन है। चलिए देख लिए, सघन है। और कुछ देर पहले हम पढ़े थे, जब प्रकाश की किरणें जब सन से पृथ्वी के सतह पर आने लगती है, तो जब तक वो विरल में होती है तो उसकी प्रकाश की चाल ठीक ठाक रहती है, 3 × 10⁸ की स्पीड में रहती है। लेकिन जैसे वायुमंडल में इन करने लगता है तो उसकी चाल में क्या होती है, प्रभाव पड़ने लगती है, अर्थात घटने लगती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ होती ही है, लेकिन ये अब ये सघन, ये क्या आ गई, सघन। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, इसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो इसे बता देंगे, मान लीजिए कि ये कोई शीशा का प्लेट है, और ये सघन है। ये कैसा है दोस्तों, सघन है। और इधर वाले मान लीजिए कि ये विरल है। क्या है, विरल है। तो आप ही बताइए, अगर विरल में प्रकाश की चाल अधिक है तो सघन में प्रकाश की चाल क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। तो दो माध्यमों में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, आप इसको लिख लीजिएगा कि दो माध्यमों में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसको सघन कहते हैं। तो इसको दूसरा पॉइंट भी मिल गया हमको कि अगर प्रकाश सघन में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है,
और विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा आ जाता है विरल। अगला जो है ये चौथा नंबर था, अगला जो है वो पांचवा नंबर होगा, तो वो हो जाता है विरल। तो विरल का भी परिभाषा सेम है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं कि दो माध्यमों में वैसा माध्यम, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दो माध्यमों में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि ये कोई विरल है, ये देख लीजिए विरल है, और इसी के और जैसे नीचे मान लिया कि ये सघन हो गई, अब ये सघन हो गई, सघन हो गई, तो ये दो माध्यम आपके पास हो गई। तो दो माध्यमों में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको विरल कहेंगे। तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकला कि विरल माध्यम में, फिर से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन में माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कम होती है। और इसका भी उदाहरण देखते हैं और इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है सघन माध्यम के लिए, उदाहरण जैसे कि हम देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि पानी और कांच, पानी और कांच में कांच जो है, पानी और कांच में कांच जो है वो सघन माध्यम है, वो सघन है, क्या है, वो सघन है। ये कैसे पता कर लिए हम कि पानी और कांच में कांच ही सघन है, तो आप दोनों का स्पीड को देख लीजिए। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 गुना 10 पर पावर 8 होती है। चलिए इसको देख लिए। तो कांच में बताइए तो 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो देख लीजिए इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तो कम होगी तो वो सघन होगा विरल की अपेक्षा, इसलिए कांच इसमें क्या सघन है। तो अब भी बोल सकते हैं जैसे कि वायु और पानी में पानी जो है, वायु और पानी में पानी क्या है, किसका उदाहरण है, तो ये सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम है। यह कैसी हो गई, तो आप कर सकते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ पानी में कितनी होती है, तो पानी में 2.25 होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रकाश की चाल कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल देंगे, इसमें प्रकाश की चाल इसमें इसकी अपेक्षा कम है, तो क्या हो गई, ये ठोस का उदाहरण है, यानी कि ये सघन का उदाहरण है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, जैसे पानी एवं वायु में वायु क्या है, वायु विरल है। वायु क्या है दोस्तों, वायु विरल है। अब ये हम कैसे बता दें, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 होती है। कितनी होती है, 2.25 होती है। अब वायु में कितना होता है, तो वायु में होता है, वायु कहिए चाहे तो निर्वात कहिए, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो देख लीजिए, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.2 हो रही है और वायु में 3 गुने हो रही है, तो इससे ये ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए इसके पानी की अपेक्षा वायु को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विरल। क्या कहेंगे, इसको विरल कहेंगे। और भी देख सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पानी और कांच, तो इन दोनों में कौन सघन होगा, यानी कि सॉरी, पानी और कांच में कौन विरल होगा, तो पानी होगा। कौन होगा, पानी क्या है, तो विरल है। कैसे पता किए, तो आप देखिए पानी में प्रकाश की चाल देखिए 2.25, और कांच में देखिए 2, कितनी होती है, 2 गुना 10 पर पावर 8, और कांच में कितनी होती है, 2.25 गुना 10 पर पावर 8। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। पानी में प्रकाश की चाल क्या है, इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा है, और कांच में क्या है, कम है। तो कांच और पानी में कौन विरल हो गया, तो पानी विरल हो गया, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल कम है। तो आई होप दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको मिटा के अगला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों।